Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 8th history chapter number 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान जो लिखती रूप में हमारा इंडिया का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, 1946 टू 1949, ये टू इन टाइम ऑफ पीरियड में, यहाँ पे दिसंबर और यहाँ पे क्या है? नवंबर। ओके इस टाइम ऑफ पीरियड में 300 इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर। तो ये जो 2-3 साल थे, इसमें बहुत सी मीटिंग होती गई। इन तीनों साल बहुत सी मीटिंग होती गई, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस की मीटिंग होती गई कि इंडिया का जो फ्यूचर कैसा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये क्या थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जिसको दिल्ली में हेल्ड किया जाता था। बट द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली में इसको हेल्ड किया जाता था, मगर जिसके पार्टिसिपेंट थे वो ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट थे, मेंबर थे। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से। दीज डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी डिस्कशन से क्या नतीजा निकलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, विच केम इनटू इफेक्ट, और जो उसको फिर बनाया गया और वो फिर लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्या, इससे बाद हमारा जो देश है वो रिपब्लिक हो गया। ओके, आर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स अडॉप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल सबको वोट का अधिकार दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑल इंडियन, जितने भी इंडियंस हैं जिनकी उम्र 21 साल से है, वुड बी अलाउड टू वोट इन अ स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। तो उनको अधिकार दिया जाएगा कि वो स्टेट के इलेक्शन में और जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन होंगे उनमें वो वोट देंगे। अब तो वैसे 18 कर दी गई है, 18 का जो हो गया उसको अडल्ट मानते हैं, पहले 21 थी, याद रखना है, आज़ादी के बाद। This was a revolutionary step for a never before had Indian been allowed to choose their own leader। तो ये पहला स्टेप था। इससे पहले जो इंडियंस थे उनको अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, उस चूज करने का हक नहीं था। इन अदर कंट्रीज, और बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, द राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। ये जो राइट्स हैं वो स्टेजेस वाइज दिए गए, मगर हमारे इंडिया में तो ये यूनिवर्सल सभी को दे दिया गया था आज़ादी के तुरंत बाद ही। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ द प्रॉपर्टी हैड टू वोट। तो वहाँ पे स्टेजेस पे कैसे? पहले तो उन लोगों को वोट का अधिकार दिया जाता था जिनके पास भी प्रॉपर्टी होती थी। देन मैन हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड ऑन, फिर वो भी ऐड कर दिए गए जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो वर्किंग क्लास मैन हैं उनको मिला, वो भी बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद। फाइनली आफ्टर द बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ऑन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट। तो फिर भाई वुमेन्स भी पीछे रह गई, वुमेन्स ने भी, ब्रिटिश और अमेरिकन वुमेन्स ने स्ट्रगल किया और उनको भी फाइनली वोट का अधिकार मिल ही जाता है। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मगर दूसरी साइड अगर हम अपने इंडिया को देखें, इंडिया चूज टू ग्रांट द राइट टू ऑल इट्स अ सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन। मगर हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में बिना किसी से भेदभाव किए, जेंडर, क्लास और एजुकेशन के बेसिस पे सबको बराबर एक वोट देने का अधिकार दे दिया गया। The second feature of the constitution was that it is a granted equality before the law to all citizen। तो सेकंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं, कानून की नज़र में सभी सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और द रिलीजन एफिलिएशन। जो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सब बराबर हैं कानून के नज़रों में। There were some Indian who wished that the political system of the new nation be based on Hindu idol। बहुत से लीडर्स इंडिया के लीडर्स ऐसे भी चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया का
वो हिंदू आइडल्स के बेस्ड पे होना चाहिए। एंड इंडिया itself बी अ रन एज अ हिंदू स्टेट, और हिंदू इसको एज अ हिंदू स्टेट मानना चाहिए, और हिंदुओं के जो रूल एंड रेगुलेशन है वही मतलब होने चाहिए। दे पॉइंटेड टू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, वो एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान की, जो कि एक country created explicitly to protect and further the interest of a particular religion community the Muslim। तो जैसे कि मुस्लिम भी तो स्टेट बनी है जो कि रिलीजन के बेस्ड बनी है, और वो जो इस्लाम रिलीजन है उसी को वो फॉलो करेंगे, ऐसे हम भी ऐसा ही करें। तो बहुत से लीडर्स का ऐसा कहना था। हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मगर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वाज द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम द हिंदू पाकिस्तान। तो वो नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू के जो हमारा इंडिया है वो हिंदू पाकिस्तान बने, यानी कि वो जो हिंदुओं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो भी कि किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को ही प्रेफरेंस दी जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं। बिसाइड मुस्लिम इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियन। तो भाई हमारे इंडिया में चाहे मुस्लिम, तो भाई उन्होंने अलग देश बना लिया, हमारे इंडिया में सिख्स और क्रिश्चियन भी थे, एज वेल एज मैनी पारसीज भी थे, जैन्स भी थे। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट एज हिंदू। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको भी सेम राइट होगा जैसा कि हिंदुओं को है। द सेम अपॉर्चुनिटी व्हेन इट केम टू बी सीकिंग जॉब इन गवर्नमेंट। तो इनको बराबर ही चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी जब जॉब को दी जा रही होंगी गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में द सेम राइट बिफोर द लॉ, यानी कि उनको सेम राइट दिए जाएंगे। बात कीजिए ना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो किसी भी मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा हमारा देश। द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट इज ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियन। तो ये एक और थर्ड फीचर ये थी कि जो हमारे इंडिया के बहुत पुअर लोग हैं और बहुत लंबे समय से वो डिसएडवांटेजेस रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल उनके लिए राखवांकरण प्रिविलेजेस दिए गए। द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब एज अ स्लर एंड अ ब्लॉट ऑन द फेयर इन नेम ऑफ इंडिया। तो वो बात करते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये हमारी इंडिया के ऊपर एक धब्बा है, धब्बा वाज अबॉलिश, इसको भी हमने खत्म करना है। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर क्लासेस। हाई कास्ट जो हिंदू जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ पहले उनके लिए खुलते थे, जो हाई कास्ट है उनके लिए। वर थ्रोन ओपन टू ऑल, इन तो अब क्या जी वो सब के लिए खुले हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल, जो अनटचेबल हैं उनके लिए भी, यानी कि उनको भी मंदिरों में, टेम्पल्स में जाने की इजाज़त है। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंड दैट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेटिव एज वेल एज इन जॉब्स गवर्नमेंट बी रिजर्व्ड फॉर द मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। तो और भाई एक और रिकमेंडेशन की गई, क्या रिकमेंडेशन कही कि एक सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट जॉब्स में भी और ये जो मेंबर बनते हैं गवर्नमेंट में उसमें इनके लिए रिजर्व रखी जाए सीट। इट हैड बीन अर्ग्ड बाय द सम ऑफ द अनटचेबल और दे वर नाउ नोन हरिजन। तो उनको अब हरिजन बोला जाए। कैंडिडेट डिड नॉट हैव अ गुड इनफ ग्रेड टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन IAS, तो ये नहीं, देखो ये इतने बड़ी बड़ी सर्विसेज कैसे ले सकेंगे ये जो बहुत पुअर हैं, तो इनके लिए। बट एज वन अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली H.J. खंडेकर आगू वो बोलते हैं इट वॉज अपर कास्टेस हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन। तो वो बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इनके लिए, वो है हरिजन के लिए, वो अपर कास्ट है। बीइंग अनफिट टूडे, जो ये अब अनफिट कर रहे हैं उसका कारण क्या है, ये अपर क्लास है। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज्ड कॉलीग्स खंडेर सेड, वो क्या बोलते हैं, वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर, हम 1000 ऑफ ईयर हजारों साल से इनको सप्रेस्ड करते आ रहे हैं, दबाते आ रहे हैं। यू एंगेज अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ऑन एंड्स एंड सप्रेस अस टू सच एज एन एक्सटेंट दैट नाइदर आवर माइंड्स नॉर आवर बॉडीज एंड नॉर इवन द हार्ट्स वर्क नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड। यानी कि इतने लंबे समय तक, हजारों सालों से
दबा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो हमारे दिमाग काम करते हैं, ना हमारी बॉडी काम करती है, ना तो हमारे दिल काम करते हैं, हार्ट वर्क करते हैं। अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल द आदिवासी और शेड्यूल ट्राइबल्स वाज आल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन। तो क्या जी, एक तो पुअर लोगों को दी गई, ठीक है, और एक एसटी, एसटी बोलते हैं ना हम, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन दी गई इन सीट्स एंड जॉब, सीट्स में और जॉब्स में। लाइक द शेड्यूल कास्ट दीज इंडियन टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इनके साथ भी बहुत लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। द ट्राइबल हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ द मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन while their land and forest has been taken away by a more powerful outside। तो उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था, क्योंकि जो पावरफुल आउटसाइडर थे, जिनके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनकी जो लैंड और फॉरेस्ट है वो उनसे हथिया ली थी। द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक अ अमेंडर फॉर दिस। तो उनके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उनके लिए अमेंड्स करेंगे, ठीक है, सुधार करते रहेंगे। तो यहाँ तक पढ़ा है हमने, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये रह गया, फिर नहीं भूल जाएंगे हम ना। ये फिगर 2, ये जवाहरलाल नेहरू देख सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग द रेजोल्यूशन दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये देखो, यहाँ पे है, ये जवाहरलाल नेहरू देख सकते हो आप, ये ऑब्जेक्टिव्स बता रही हैं और आउटलाइन की बातें कर रही हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो ये हमने करना है। तो ये यहाँ पे ये भी रिसोर्स भी देख लेती हैं। वी मस्ट गिव देम अ सिक्योरिटी एंड राइट, नेहरू रोट इन द लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो चीफ मिनिस्टर होते थे स्टेट्स के, हमें पता है, जो स्टेट्स और जो यूनियन सेंटर में हमारी जो देश है उसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लिखा, नेहरू ने, वी हैव अ मुस्लिम मिनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन अ नंबर दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांटेड गो एनीवेयर एल्स। वो बोलते हैं भी हमारे पास मुस्लिम मिनॉरिटी अभी भी है लार्ज नंबर में, बहुत नंबर में, अगर वो जाना चाहे तो कहीं और जा सकती हैं। दैट इज अ बेसिक फैक्ट about which there can be no argument। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगी। whatever the provocation from the Pakistan and whatever the indigenous and the horror inflicted on non-Muslim there। तो यानी कि ये जो वो उनकी मर्जी है, चाहे पाकिस्तान जो मर्जी कुछ बोले, है ना। we have not to deal with this minority in the civilized manner। वी हैव गॉट टू डील। तो हमें इन मिनॉरिटी के साथ भी सिविलाइज्ड मैनर में पेश आना है, इनको डील करना है। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड द राइट ऑफ द सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो हमें इनको भी, जो मुस्लिम्स हैं, इनको भी सिक्योरिटी देनी है डेमोक्रेटिक स्टेज में, तभी डेमोक्रेटिक होगी ना, तो इसमें सब बराबर होंगे। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या जी, बहुत लंबे समय तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये बहुत दिन उन्होंने गुजार दिए डिस्कशन करने में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर्स दी जाएं और स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाएं। सम मेंबर थॉट दैट द सेंट्रल इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। तो वो बोलते हैं जो सेंटर है उसको, उसकी जो पावर है, यानी कि उसको ज़्यादा देना, उसको आगे रखना चाहिए। ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वाज आगू वुड बी इन अ पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बींग ऑफ द कंट्री। अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यानी कि सेंटर वाली सरकार वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो अच्छे से वेल बींग के बारे में सोच सकेगी एक कंट्री को एज अ होल। अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव बीन अ ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड अ फ्रीडम। बहुत से ऐसा भी बोलते हैं जो प्रोविंसेस एंड स्टेट्स को फ्रीडम देनी चाहिए। A member from the Mysore feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and the spirit to the rest of the country। मैसूर के मेंबर वो ऐसे उसको डर लग रहा था कि अगर हमने ज़्यादा पावर दे दी सेंटर को, तो ऐसे लगेगा कि हम सेम सेंस में ऐसी स्पिरिट के साथ सिर्फ ये जो दिल्ली तक की जो पावर है सीमित रह जाएगी, और जो बाकी स्टेट्स हैं, बाकी बाहर से इंडिया के, उसमें वो इतनी शिद्दत से काम नहीं कर पाएंगे। अ मेंबर फ्रॉम द मद्रास इंसिस्टेड दैट the initial responsible for the well-being of the people of the provinces should rest of the provincial government। तो जो इनिशियल जो
इनिशियल जो पहली ज़रूरतें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो प्रोविंसेस को देनी चाहिए। प्रोविंसेस माने तो स्टेट्स, और बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ओके, जो बाकी सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे देनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस क्रिएट करेगा दीज कम्पिटिटिव क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग दीज लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो भाई 3 लिस्ट उन्होंने जारी की गई, एक तो यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट जिसमें यूनियन लिस्ट, एक तो मैं बता देती हूँ, यूनियन लिस्ट, एक थी स्टेट लिस्ट, एक थी कॉनकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट थी। तो इनके बारे में बता देती हूँ। यूनियन लिस्ट थी, इसमें क्या क्या था, इसमें था कौन कौन से सब्जेक्ट थे, टैक्स थे, डिफेंस थे, फॉरेन अफेयर है, विच वुड बी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंटर की। तो जो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, एजुकेशन और हेल्थ था, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ द प्रिंसली बाय द स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था, अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट सच एज द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, इन विच सेंटर एंड द स्टेट वुड हैव अ जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, जिसमें सेंटर और जो स्टेट है ये दोनों ही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन आ जाता है अनदर मेजर डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। तो अनदर जो डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो थी लैंग्वेज के ऊपर। मैनी मेंबर बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर। तो वो बोल रही हैं बहुत से ऐसे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश चले गए तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी भेज दो, ठीक है। इट्स प्लेस दे आर्गूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। तो इसका जगह किसको दे देनी चाहिए, हमें हिंदी को दे देनी चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑल द डिफरेंट ओपिनियन। फिर वो बोलते हैं, डिफरेंट ओपिनियन देते हैं कि जो हिंदी नहीं बोल सकते स्पीकिंग इन द असेंबली, तो वो बोलती हैं जैसे टी कृष्णमाचारी कन्वेड अ वार्निंग। तो वो टी कृष्णमाचारी कन्वे करते हैं अ वार्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन ऑफ द साउथ, जो साउथ के लोग हैं उनके तरफ से। सम ऑफ हुम आर थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम। तो वो क्या बोलते हैं, जो साउथ वाले हैं वो बोलते हैं अगर आपने ना हमारे ऊपर हिंदी थोपी तो हम भी सेपरेट हो जाएंगे साउथ वाले, क्योंकि साउथ वालों को इंग्लिश ज़्यादा आती है। सम ऑफ हुम आर थ्रेटन, तो उनको वो धमकी दे देते हैं। A compromise was finally arrived at, namely that the Hindi would be the official language। तो इसके बाद ये consequences निकले कि जो official language होगी वो हमारी होगी हिंदी of India, and English would be used in the courts, the service, the communication between one state to another। तो क्या जी, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश को भी यूज़ किया जाएगा कोर्ट्स में, सर्विसेज में, कम्युनिकेशन में। अगर एक स्टेट ने दूसरी स्टेट से बात करनी है तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेगा। मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत से इंडियंस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय B.R. अम्बेडकर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट्स वर फाइनलाइज्ड, और उन्हीं के सुपरविजन के अंडर जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनलाइज्ड होते हैं। इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उनकी जो फाइनल स्पीच होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंट आउट दैट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पेनिड बाय द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेमोक्रेसी। तो क्या जी वो बोलते हैं जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हैड टू बी अकम्पेनिड बाय द इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी। अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए हम लोगों के लिए। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ द अदर इनइक्वालिटी। वो बोलते हैं सिर्फ वोट का अधिकार देने से नहीं है ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ जो गरीबी है, इनइक्वालिटी मिट जाएगी, सच एज द रिच एंड पुअर, बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास, ये नहीं होगा। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वाज गोइंग टू एंटर इनटू द लाइफ ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर होने जा रहा है इंडिया। तो ये बोलते हैं B.R. अम्बेडकर जी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव अ इक्वालिटी एंड इन सोशली एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी विल हैव अ इन इक्वालिटी। वो बोलते हैं
पॉलिटिकल तौर पे तो हमने इक्वालिटी बता दिया कि इक्वालिटी होगी, मगर सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में भी तो हमारे इन इक्वालिटी है, बराबर नहीं है हम। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो ये क्या बोला भी, हमारे पास अब क्या है, प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? वन वोट है, वन मैन है और उस वन वैल्यू है, ठीक है, यानी कि हर एक बंदे की वैल्यू है। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डेनी द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन और वन वैल्यू। मगर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में हमने इसको वैल्यू को मानना है कि इनको भी कंटिन्यू करना है, ठीक है, एक को लेके आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। कौन है? बी आर अम्बेडकर ये हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 to 1956 रिस्पेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ बाबा साहिब, इनको बाबा साहिब बोला जाता था, और बिलोंग्ड टू अ मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली। ये मराठा से बिलोंग करते थे, मराठी बोलते थे और दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। अ लॉयर एंड द इकोनॉमिस्ट, ही इज बेस्ट नॉन एज अ रेवर्ड लीडर ऑफ द दलित। तो दलितों का ये बहुत अच्छा लीडर माना जाता था और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।